प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि झाओ जी हुआंग ली से कंपटीशन जीत जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बारी होती है जुआन यी की, जिसे जियांग से फाइट करनी होती है और वो बहुत ही आसानी से एक ही बार में जियांग की बैल ले लेता है और उसे हरा देता है। और ये देखकर झाओ जी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जुआन यी इतनी आसानी से जीत गया है। और नेक्स्ट बारी होती है मोस्ट अवेटेड मियो याओ और फेंग व्यू की। मियो याओ फेंग व्यू से कहती है कि तुम चाहो तो अभी भी अपना नाम वापस ले सकती हो, क्योंकि अगर एक बार मेरी फाइट शुरू हो गई तो मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी। तो फेंग व्यू कहती है कि यहाँ बातों से काम नहीं चलता, फाइट करनी पड़ती है। और ऐसा कहते ही वो अपनी फीनिक्स स्वॉर्ड निकाल लेती है। लेकिन मियो याओ यहाँ एक चालाकी करती है और फेंग व्यू से कहती है कि अगर ये फाइट स्पिट एनर्जी के लिए है तो क्यों ना अपनी स्पिट एनर्जी से ही एक दूसरे को हराया जाए, यहाँ वेपन्स का क्या काम है। और फेंग व्यू उसकी बात मान लेती है और अपनी फीनिक्स स्वॉर्ड को वापस रख देती है। और ये देखते ही जियोकिन के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि फेंग व्यू फीनिक्स स्वॉर्ड के बिना तो कभी भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उसकी स्पिट एनर्जी लेवल मियो याओ को मैच ही नहीं कर सकती। तो फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी स्पिट एनर्जी के बल पर लड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी एक चालाकी होती है, क्योंकि फेंग व्यू ने जो स्पिट एनर्जी की जो तालीम ली थी वो उसने फायर में ली थी, और उस फायर को बुझाने के लिए मियो यान अपनी सारी की सारी एनर्जी वाटर पर लगा देती है। इसलिए जब भी फेंग व्यू फायर से वार करती तो मियो यान अपनी तरफ से वाटर से वार करती और फायर तुरंत उससे बुझ जाती थी। फेंग व्यू को थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ता देख जुनलिन को उसकी बहुत चिंता होने लगती है। मियो याओ फेंग व्यू को चैलेंज करती है कि तुम आज मुझसे ये मैच हारने वाली हो। लेकिन फेंग व्यू फिर भी हिम्मत नहीं हारती और एक बार वापस से कोशिश करती है। सभी लोग सांस रोके हुए उन दोनों के बीच में होने वाले इस रोमांचक मैच को देखने लगते हैं। मियो याओ फेंग व्यू को बुरी तरह से घायल कर देती है। फेंग व्यू की बॉडी में कई जगह से खून निकलने लगता है। जुनलिन को फेंग व्यू की बहुत चिंता होती है और वो भागकर उसे संभालने के लिए जाने ही वाला होता है कि फेंग व्यू उसे इशारे से मना कर देती है, क्योंकि अगर जुनलिन भागकर फेंग व्यू के पास पहुंच जाता तो वो इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड हो जाती। दूसरी ओर मिस्टर व्यू एदाओ कुछ पढ़ रहे होते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि फेंग व्यू के पास फीनिक्स ब्लड है, और वो भागकर उस जगह जाने लगते हैं जहाँ कंपटीशन हो रहा होता है। बेचारी फेंग व्यू बार बार कोशिश करती है, लेकिन बार बार उसे मात ही हाथ आती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है, इतनी कि वो उठ भी नहीं पाती। ये देखकर यूमिंग को भी बहुत गुस्सा आता है और वो इन्विजिलेटर से कहता है कि आप कुछ करते क्यों नहीं हैं, क्योंकि मियो याओ यहाँ पर कंपटीशन में फाइट नहीं कर रही बल्कि वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है, वो फेंग व्यू को जान से मार देगी। लेकिन इन्विजिलेटर कहते हैं कि जब तक फेंग व्यू अपनी हार को स्वीकार नहीं कर लेती हम कुछ नहीं कर सकते, और फेंग व्यू अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। फाइनली फेंग व्यू बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि जुनलिन भागकर वहां पहुंच जाता है और उसे संभाल लेता है। फेंग व्यू को बेहोश देखकर इन्विजिलेटर मिस्टर झेंग मियो याओ को विनर घोषित करने ही वाले होते हैं कि तभी फेंग व्यू के माथे पर फीनिक्स ब्लड चमकने लगता है और एकदम से उसमें अनलिमिटेड पावर आ जाती है। तभी मिस्टर व्यू एदाओ भी वहां पहुंच जाते हैं और फेंग व्यू को इस तरह देखकर वो समझ जाते हैं कि इसकी स्पिरिट एनर्जी तभी जागती है जब ये खतरे में होती है। फेंग व्यू अचानक से एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उसके चारों तरफ से आग निकलने लगती है, और उसी आग को वो मियो याओ के पास फेंकती है। अगर मियो याओ को उस आग से बचाने के लिए व्यू एदाओ बीच में नहीं आते तो मियो याओ भस्म हो जाती। और ये सब कांड करने के बाद हमेशा की तरह फेंग व्यू बेहोश हो जाती है। उसे संभालने के लिए जुनलिन वहां आ जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। इसके बाद वो उसे पैलेस ले जाता है और उसके रूम में ले जाकर लिटा देता है। 3 दिनों तक फेंग व्यू बेहोश रहती है, और 3 दिनों के बाद जब उसे होश आता है तो जुनलिन और यूमिंग दोनों उसकी तरफ भागने लगते हैं। जुनलिन यूमिंग को रोकता है कि तुम उसके पास नहीं जा सकते, वो मेरी है। लेकिन यूमिंग भी कम नहीं था, वो कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, क्या उसने तुम्हें ठेका दिया है अपने बॉडीगार्ड बनने का। और वो दोनों ही फेंग व्यू से मिलने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन फेंग व्यू एक कदम ज़्यादा स्मार्ट थी। वो होश में आते ही सबसे पहले जुनवू एकेडमी की लिस्ट को देखने पहुंच जाती है कि उसका नंबर आया भी है या नहीं। जब फेंग व्यू चिंगलिंग के साथ एकेडमी में अपनी लिस्ट देखने के लिए जाती है तो वहाँ बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो भीड़ लगाकर लिस्ट चेक कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के जाते ही वो उनको जगह दे देते हैं और इन दोनों से दूर हट जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि देखो राक्षसी आ गई।
तो चिंगलिंग फेंगब्यू से पूछती है कि ये लोग हमसे डर क्यों रहे हैं। तो फेंगब्यू बताती है शायद इसलिए क्योंकि कल कंपटीशन में मैंने ऑलमोस्ट म्यूयाओ को मार ही दिया था। इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि फेंगब्यू को जुनवू एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है। उधर जुआन जी के मन में भी झाओ जी को लेकर कुछ होने लगा है और वो झाओ जी के लिए एक बुक खरीदने के लिए मार्केट जाता है। तो फेंगजुन उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम आजकल झाओ जी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप उसके लिए गिफ्ट भी खरीद रहे हो, बात क्या है। तो जुआन कहता है कि अपना बेकार का दिमाग चलाना बंद करो, उसे आजकल पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होने लगा है और वो स्पिरिट एनर्जी के बारे में मुझसे जानकारी लेती ही रहती है, सिर्फ यही बात है कि मैं उसके लिए बुक ले रहा हूँ। इसके बाद वो झाओ जी से मिलने जाता है तो झाओ जी उसे याद दिलाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे जुनवू एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा तो तुम मेरी एक विश पूरी करोगे। तो जुआन कहता है नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है, बताओ तुम्हारी क्या विश है, मैं उसे ज़रूर पूरी करूँगा। तो झाओ जी शर्माते हुए कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि क्या मैं तुम्हें मिस्टर ये बुला सकती हूँ, लेकिन मेरे अलावा ये तुम्हें कोई और लड़की नहीं बुलाएगी। जुआन समझ नहीं पाता है कि झाओ जी ने ये अजीब सी विश क्यों मांगी। वो उसे तिरछी नज़रों से देखता है और कहता है वैसे मेरे आसपास ज़्यादा लड़कियाँ नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, सिर्फ तुम ही मुझे इस नाम से बुलाओगी। उधर गाओ वे महारानी को बताता है कि मिस्टर व्यू दाओ फेंगब्यू से बहुत इम्प्रेस है और फेंगब्यू का बनाया हुआ एक्यूपॉइंट्स और मेरिडियंस का चार्ट भी उन्हें बहुत पसंद आया है। तो महारानी कहती है कि फेंगब्यू की स्पिरिट एनर्जी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, कहीं इसका संबंध सोए हुए म्यू की आत्मा को जगाना तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं कभी भी इस लड़की को जुनलिन के साथ नहीं देख सकती, क्योंकि इस लड़की की स्पिरिट एनर्जी अगर इतनी ज़्यादा है तो ये कभी भी स्पिरिचुअल प्रिंसेस नहीं बनेगी। नेक्स्ट डे जुनवू एकेडमी में सेलेक्ट हुए सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और उनको जुनवू एकेडमी के सभी रूल्स को समझाया जाता है। इसके बाद सभी को जुनवू एकेडमी की कॉस्ट्यूम यानी कि यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो जुनलिन जब वो यूनिफॉर्म फेंगब्यू को दे रहा होता है तो फेंगब्यू उससे पूछती है कि अब आपकी शर्त पूरी हो चुकी है, मुझे जुनवू एकेडमी में एडमिशन मिल चुका है, अब मुझे मेरा इनाम कब मिलेगा। तो जुनलिन अनजान बनते हुए कहता है कि कौन सा रिवार्ड, तुम किस रिवॉर्ड की बात कर रही हो। तो फेंगब्यू कहती है कि देखो ज़्यादा स्टाइल मत मारो, अपनी बात से मुकरो मत, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मुझे जुनवू एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा तो तुम मुझे स्काई वॉच दे दोगी, अपना प्रॉमिस पूरा करो। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग एकेडमी में क्लासेस के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले फेंगब्यू म्यूयाओ के पास जाती है और उससे कहती है कि अब तुम अपनी शर्त पूरी करो और सबके सामने मुझे बॉस कह के बुलाओ। म्यूयाओ ऐसा करने से मना कर देती है तो जियो अपनी सिस्टर के बचाव में आती है और कहती है कि फेंगब्यू प्लीज मान जाओ, वो सब तो मजाक की बातें थी। लेकिन तभी फेंगब्यू के सपोर्ट में जुनलिन आ जाता है और वो कहता है कि हमें इनके बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि शर्त इन दोनों के बीच में लगी है, इसलिए डिसीजन भी इन दोनों का ही होना चाहिए। और साथ ही यू मिंग भी फेंगब्यू के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है कि अगर फेंगब्यू हार जाती तो म्यूयाओ हर तरह से उसकी बेइज्जती करती, इसलिए अब जब म्यूयाओ हार गई है तो फेंगब्यू को अपनी शर्त पूरी करवाने का पूरा हक है। और अब बेचारी म्यूयाओ के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे पूरी एकेडमी के सामने उसे बॉस कहकर बुलाना पड़ता है। लेकिन वो मन में सोच लेती है कि इस बेइज्जती का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। इसके बाद समय आता है लेक्चर का। एक तरफ टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमारी फेंगब्यू मजे से सो रही होती है। तो जुनलिन उसे उठाता है और कहता है तुम जानती भी हो तुम कब से क्लास के अंदर सो रही थी और 2 घंटे से टीचर का ध्यान तुम्हारे ही ऊपर था। इसके बाद वो फेंगब्यू को अपने साथ बाहर ले जाता है और अपनी शर्त पूरी करता है और उसे वाटर स्काई वॉच दे देता है। उसे पाने के बाद फेंगब्यू बहुत खुश होती है और तुरंत ही स्पिरिट रिंग में कलर्ड फीनिक्स से बात करती है और कहती है कि जल्दी से मुझे अपने पास बुलाओ क्योंकि मेरे पास कुछ है। इसके बाद कलर्ड फीनिक्स उसे अपने पास बुला लेता है। वो बहुत खुश होकर कलर्ड फीनिक्स को बताती है कि देखो मुझे पहला स्टार शार्ड मिल चुका है, लेकिन कलर्ड फीनिक्स वो वॉच उसके हाथ से गिरा देता है जिससे कि वॉच कई टुकड़ों में टूट जाता है। ये देख के पहले तो फेंगब्यू को बहुत गुस्सा आता है कि इतनी मुश्किल से मैंने इसे पाया और तुमने इसे तोड़ दिया, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसकी नज़र उन वॉच के टुकड़ों पर जाती है। धीरे धीरे वो टुकड़े एक दूसरे में समा जाते हैं और एक कलरफुल स्टोन का रूप ले लेते हैं। फेंगब्यू उस कलरफुल स्टोन को अपने हाथ में लेती है और देखती है कि इसका मतलब स्टार शार्ड का असली रूप ये है। इसके बाद जब वो उस स्टोन पर पढ़कर देखती है तो उस पर लिखा होता है जुनवू एकेडमी और वो कलर्ड फीनिक्स से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। तो कलर्ड फीनिक्स उसे बताता है कि इसका मतलब है कि
नेक्स्ट स्टार शॉट का क्लू तुम्हें जुनवो एकेडमी में ही मिलेगा। अगले सीन में जुआन और फेंगजुन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ झाओजी आती है जो जुआन के लिए स्टफ्ड बन बनाकर लाई थी। लेकिन फेंगजुन जब उन्हें खाकर देखता है तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं और वो उन्हें थूक देता है। ये देखकर झाओजी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से दुखी होकर उठकर चली जाती है। झाओजी के ऐसे जाने से जुआन को भी बहुत बुरा लगता है और वो फेंगजुन को डांटता है कि वो इतने प्यार से बनाकर लाई थी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फेंगव्यू झाओजी को ऐसे परेशान देखती है तो उससे कहती है कि ये सारी गलती जुआन की है, तुमने इतने प्यार से उसके लिए बनाया, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो झाओजी जुआन का साइड लेते हुए कहती है कि नहीं, वो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आता ही नहीं। हर कोई प्रिंस जुनलिन की तरह से नहीं होता, वो तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं। तभी वहाँ जुनलिन आ जाता है। जुनलिन एक्चुअली फेंगव्यू के लिए खाने के लिए कुछ केक्स लेकर आया था। उन्हें देखकर फेंगव्यू बहुत खुश होती है और खाने लगती है, लेकिन वो खाते में वो भूल जाती है कि उसके साथ जुनलिन भी बैठा है। वो अकेले ही खाती रहती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है कि जुनलिन भी उसके पास ही बैठा है तो वो उसे भी खाने के लिए पूछती है, लेकिन जुनलिन तुरंत आगे बढ़कर फेंगव्यू वाला केक ही खा लेता है। तो फेंगव्यू बच्चों की तरह से नाराज हो जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया, तुमने मेरा वाला ही खा लिया। लेकिन जुनलिन ना तो उसकी किसी बात पे नाराज होता है और ना ही उससे कुछ कहता है, बल्कि बहुत प्यार से उसके फेस पे लगा हुआ केक साफ करने लगता है। इसके बाद फेंगव्यू उसे बताती है कि झाओजी जुआन को पसंद करती है, लेकिन जुआन उससे कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं करता। तो इस बात पर जुनलिन फेंगव्यू का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर कोई तुम्हारी मन की बात नहीं समझ सकता तो क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हम खुद अपने मन की बात उससे कह दें, बजाय इसके कि हम खुद ही उम्मीद करते रहें कि वो खुद समझ जाए। तो फेंगव्यू कहती है, शायद तुम बिल्कुल ठीक कहते हो और इसीलिए मैंने भी एक डिसीजन ले लिया है। अब मैं जुनवो एकेडमी में पूरा मन लगाकर पढ़ूंगी, जिससे कि मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रिंसेस बन सकूं। और ऐसा कहकर वो जुनलिन के गले लग जाती है। तो आज का ये प्यारा सा एपिसोड आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और हाँ, जो मेरा नया वाला चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगर कभी कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो आई कैन कॉन्टैक्ट यू। चाचा, बाय बाय एंड सायोनारा।